हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया गया था कि हम सीजी टेट का बैच स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सीजी टेट का एग्जाम जो है वो फरवरी में है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, उसकी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सीडीपी का टॉप 60 क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट वाइज। इसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। साथ ही जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी में हम ये सारे काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, विकास का जो अवधारणा है उसमें सिद्धांत भी हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो एक सिद्धांत है जिसमें बोला जाता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि विकास कंटिन्यू चलेगी जब तक कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। याद रखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने डिटेल में पूरा क्लास कराया है सीडीपी का टॉपिक वाइज। अगर आप डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, और भी सिद्धांत है, देख लेते हैं। अगला है आपका एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत जो है विकास का, वो ये कहता है कि बच्चा क्या करता है, प्रारंभ में अलग अलग अंगों को चलाता है, फिर बाद में सभी को एक साथ चलाना सीख जाता है, सबको एक करके चलाना सीख जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अगला है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत का मतलब ये है, यहां पर आप देखेंगे इंटरेक्शन की बात हो रही है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो पर्यावरण से जुड़ा होता है और उसका जो विकास होता है वो अनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच वो क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अंतःक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ? अब अगला है अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं? इंटर रिलेशन कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम उनसे क्या करेंगे? किसी ना किसी रूप से जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी रूप से रिलेशन स्थापित करेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटर रिलेशन कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण समझाती हूं मैं अंतः संबंध का सिद्धांत। जैसे किसी बच्चे का ब्रेन कब अच्छा होगा? जब वो बहुत अच्छे से क्या करेगा? पोषक तत्व, जो पोषण, वो ग्रहण करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक विकास है वो किस पर निर्भर है? पोषण पर निर्भर है। अच्छा पोषण होगा तो मानसिक विकास अच्छा होगा, साथ ही शरीर ही अच्छा होगा। तो सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, रिलेशन रखते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अंतः संबंध का सिद्धांत। और निरंतरता का सिद्धांत हमने देखा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगी। कब समाप्त होगी? जब आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं ये एक विकास की विशेषता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही हमने देखा था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कैसे, ये भी समझ लेते हैं इमेज के थ्रू। तो देखिए, मैंने बताया कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसे? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसका विकास प्रारंभ होता है। जब कोई बच्चा माता के गर्भ में होता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो 9 महीने तक बच्चे का क्या होता है? पूरा गर्भ में विकास होता है। तो पूछा भी जाता है, महीने ना पूछ के आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कितने दिन तक बच्चे का गर्भ में विकास होता है, तो याद रखेंगे 280 दिन पूछा जाता है। ये भी है ना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब ये तो हुई 280 दिन गर्भ की बात। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब भी उसका विकास कंटिन्यू चलता रहता है। और कब तक चलता है? तब तक चलता है जब तक वो वृद्ध हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत, जो कि एक विकास की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। मैंने बहुत डिटेल में जीन पियाजे का जब सिद्धांत बताया था तो मैंने बताया था कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? बच्चों के विकास को अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे जीन पियाजे, जिन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जीन पियाजे जी क्या करते हैं? बच्चों के ब्रेन के हिसाब से या कहें बच्चों के मानसिक विकास के आधार पर
विकास को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने पहचान की है, तो सबसे पहले इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। ये कौन है जीन पियाजे? मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये कौन है? जीन पियाजे हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो बच्चे को क्या करते हैं? बच्चों के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। सबसे पहली अवस्था क्या है? बोलते हैं कि सबसे पहली जो अवस्था है जिसे हम 0 से 2 वर्ष, पहली अवस्था, इसमें इन्होंने कौन से वर्ष में बांटा है? 0 से 2 वर्ष में बांटा है। ठीक है, कि बोलते हैं कि इसमें बच्चा बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता उसके पास, लेकिन वो अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को छू कर उसका, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई चीज को उठाते हैं सीधा मुंह में डाल लेते हैं, तो इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इस समय उनका दिमाग ऐसे होता है। फिर दूसरी अवस्था इन्होंने क्या की? 2 से 7 वर्ष की। ठीक, इसमें क्या कहा इन्होंने? इसमें ये कहा कि बच्चे अब थोड़े से क्या हो जाते हैं? जिज्ञासु हो जाते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फिर इन्होंने तीसरी अवस्था किसमें बांटी? 7 से 11 वर्ष। इसमें अब बच्चा थोड़ा सा तर्क करना प्रारंभ कर देता है कि अगर आप ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। और चौथी अवस्था जो है वो 11+ का है। तो इस प्रकार इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास, इसके आधार पर विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। डिटेल में देखना है तो मैं फिर कहूंगी, मैंने एप्लीकेशन में पूरा सीडीपी का डिटेल क्लास कराया है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, अब संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास, मानसिक विकास की बात हो रही है। तो संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है सभागार, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में क्या होता है? अगर वो कुछ कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो केवल श्रोता के रूप में जहां हम बैठे रहते हैं वही है, तो वहां पर उतना ज्यादा इफेक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है कि उसका मानसिक विकास अच्छे से हो, तो ये तो नहीं होगा। खेल के मैदान में बच्चा ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं करता है, खेलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, चलना, हाथ पैर को ज्यादा वो करता है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास ज्यादा बेटर होगा, ये भी नहीं होगा। घर, ठीक है, घर में ज्यादातर बच्चों का ना भाषाई विकास होता है, उनका नैतिक विकास होता है कि वो जो बड़ों को देख रहे हैं वो चीज वो सीख रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो कह रहे हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा? संज्ञानात्मक विकास। जब बच्चा क्या करता है? विद्यालय जाता है और कक्षा का जो पर्यावरण होता है आसपास, वहां पर उसका सबसे बेहतर तरीके से क्या होता है? मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास को ही क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट। इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जीन पियाजे जी हैं, वो क्या करते हैं? बताते हैं कि बच्चों की एक ऐसी अवस्था आती है जब वो चिंतन करना प्रारंभ करता है। वो कौन सी अवस्था है? वो है बच्चों की तीसरी अवस्था। हमने पढ़ा था ना, मैं अभी स्टार्टिंग में बताया कि जीन पियाजे जी ने बच्चों के अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला क्या है? जिसमें पहला है 0 से 2 वर्ष, फिर दूसरा है 2 से 7 वर्ष, फिर तीसरा है 7 से 11 वर्ष, और चौथा है 11 से अधिक। तो तार्किक क्षमता का जो प्रारंभ होता है वो किसमें होता है? ये तीसरी अवस्था में होता है। ठीक है, ये तीसरी अवस्था है। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था का नाम क्या है? ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल क्लास में बताया है, यहाँ पर भी बता देती हूँ। जो सबसे पहली अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, उसको क्या कहते हैं बता देती हूँ। संवेदी प्रेरक अवस्था। ये क्या है? जीवन की पहली अवस्था है जिसमें किसी बच्चे की उम्र क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। अब इसे संवेदी प्रेरक अवस्था क्यों कहते हैं? इसे सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है, इतना मासूम होता है कि वो हर चीज में अपना सेंस लगाने का प्रयास करता है। अगर उसे किसी चीज के बारे में जानना है तो वो उसे छूता है, उसका टेस्ट लेता है, उसे देखने का प्रयास करता है, तो बस उतना ही उसका ब्रेन होता है। तो वो सेंस का प्रयोग करता है, इंद्रिय का प्रयोग करता है, अपने संवेदों का प्रयोग करता है, इसीलिए इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो जाए, जब भी सेंस की बात हो, इंद्रियों को, इंद्रिया हम देखते हैं ना, हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, देखना, छूना, ठीक है, और क्या कहते हैं, स्मेल, ये बहुत सारी इंद्रियां हैं जिसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं, इसलिए हम इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं।
अब दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था है आपका ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं। अब इसमें बच्चा थोड़ा सा क्या होगा? एक्टिव होने का कोशिश करेगा, थोड़ा सा जिज्ञासा होगा, वर्षा क्यों होती है, सूरज लाल रंग का ही क्यों होता है, हम पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं पाते, तो वो प्रयास करता है, थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करता है। इसमें किसी बच्चे की उम्र क्या होती है? लगभग 2 से 7 वर्ष होती है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब, मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब ये होता है जिस चीजों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब तीसरी अवस्था आता है, जब बच्चा क्या हो जाता है, लगभग 7 से 11 वर्ष के भीतर होता है, तो वो तर्क करना प्रारंभ कर देता है कि हम ऐसा काम क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। तो अब थोड़ा सा उसका विकास होने लगता है। तो ये विकास की तीसरी अवस्था है। और आपसे पूछा क्या है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो चिंतन किसमें प्रारंभ करता है? आपकी तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। और चौथी जो अवस्था है जिसमें हम सभी आते हैं, 11 से अधिक जिनकी उम्र है, वो सभी किसमें आते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मतलब जिस चीज को हम न देख सकते हैं, ना तो हम महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। किसके द्वारा? कल्पनाओं के द्वारा। तो ये क्या है? हमारी चौथी अवस्था है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पास लिखा भी हुआ है, ध्यान देंगे, इससे आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, ये हमने देखा। इस चरण में बच्चे संख्याबोध, क्षेत्र, मात्रा और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता हासिल करने लगते हैं। एक बार क्वेश्चन बना हुआ था, ध्यान देंगे कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा संख्याबोध, क्षेत्र और मात्रा के साथ साथ अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता रखने लगते हैं। तो याद रखेंगे, तभी तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब उनकी एज 7 से 11 होती है, तभी तो वो, आप जब मैथ्स वगैरह कराते हैं, जब बहुत सारी चीजें कराते हैं, तो उनमें वो क्या कह सकते हैं, जुड़ाव, दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं उसमें जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी बोले, कीवर्ड है, नोट करके रखेंगे, बस सुनना नहीं है। आप लोगों को ना एक छोटा सा कॉपी रख सकते हैं, उसमें शॉर्ट नोट टाइप का। याद रखेंगे, जब भी तार्किक चिंतन प्रारंभ बोले तो मूर्त होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार कितने सारे एग्जाम में पूछा है, सीजी टेट में भी पूछा है, आपके सी टेट में भी पूछा है, शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें पूछा है, और भी सेंट्रल लेवल में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछता ही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इस बच्चे की एज क्या है? इस बच्चे की एज लगभग तीसरी अवस्था है तो 7 से 11 है। ठीक है, तीसरी अवस्था को हमने क्या कहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अमूर्त संकल्पना मतलब ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चौथी अवस्था। अब आगे बढ़ेंगे। मूल संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अब यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ऐड किया ताकि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे यहाँ पर अमूर्त वर्ड यूज नहीं किया होता और बोलता कि तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, तब आप मूर्त लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, हमें थोड़ा बस देखना होता है। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, मतलब जिस चीज को ना तो उसने देखा है ना तो कभी छुआ है, उसके बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करे। जैसे कल्पना करते हैं ना, कुछ भी कल्पना में कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो वो कौन सी अवस्था है? वो निश्चित रूप से चौथी अवस्था है, तो 11+ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वही है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज डज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग
लॉजिकली अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वही ऐसी चीजें जिसे ना तो हमने देखा है, ना तो छुआ है, ना तो कभी उसके बारे में जाना है, उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। तो ये सभी मैंने बताया था 11 से अधिक उम्र के बच्चे सब किस में आते हैं? इसी स्टेज में आते हैं। सभी 11 से अधिक उम्र के बच्चे हैं। क्या होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवधि पियाजे के वर्गीकरण का चौथा चरण है, जो लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है और लगभग 15 वर्ष की आयु तक जारी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्टेज में नहीं आते, इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों में ये वाली जो थिंकिंग होती है वो 11 वर्ष की उम्र में आती है, नहीं तो 12 में, नहीं तो 13, लगभग 15 तक आ ही जाता है, ये है कहने का मतलब। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो देखिए जीन पियाजे जी क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं कि बच्चों में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने ज्ञान का सृजन भी क्या करते हैं, स्वयं से कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ये बात कहा है। आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे अभी तक पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में पूछा है, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। तो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? याद रखेंगे जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है। इन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई पिता? क्योंकि ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से क्या किया था? अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन और कि बताइए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे जीन पियाजे जी क्या है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। कॉग्निटिव क्या है? ये थ्योरी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, यह विकास की कौन सी अवस्था है? तो देखिए हर एज का एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। हम पेरेंट्स क्या होते हैं, कभी कभी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि बस ये ऐसे ही परेशान हो रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नेचुरल है। एक स्टेज आता है जिसमें बच्चे को ऐसे लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, ना तो वो किसी के साथ ठीक से घुल मिल पाता है, ना तो अपनी बातें रख पाता है, उसको लगता है कि कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, बहुत चिड़चिड़ाता है, झगड़ा करता है। तो उस एज को हम क्या कहते हैं? उस स्टेज को या एज को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जिसमें बच्चा क्या करता है? ये सभी कार्य करता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है किशोरावस्था को, याद रखेंगे तनाव और तूफान की अवस्था। तनाव और तूफान की अवस्था। क्यों कहते हैं भी तनाव और तूफान की अवस्था? क्योंकि इस एज में बच्चे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं और बड़ों को लगता है कि अभी बहुत छोटा है, और आपस में इनका संघर्ष होता रहता है और बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसके कारण इनके मानसिक विकास पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें बच्चा बहुत ज्यादा तनाव महसूस करता है, उसको हर चीज अपने हिसाब से नहीं लगती है, उसको लगता है मैं पूरा दुनिया बदल दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, और जो उनके बड़े होते हैं वो इनके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तनाव महसूस करते हैं और अचानक से चीजें बदलती हैं। अचानक से जैसे तूफान आता है वैसे इनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, वैसे इनका मानसिक विकास होता है, इसलिए इसे तूफान की अवस्था कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए ये आपके सीजी टेट 2011 में पूछा गया है, ठीक है, दोबारा रिपीट किया जा सकता है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? याद रखेंगे यह कथन स्वामी विवेकानंद का है, पूछा जाता है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इसको दिमाग में एकदम फिट कर लेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार ही शिक्षा क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है, मतलब शिक्षा ही वो एक माध्यम है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा अर्थात शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद की शैक्षिक अवधारणा को क्या करती है? ये दर्शाती है।
उसके अनुसार शिक्षा उस शक्ति, बौद्धिक क्षमता और योग्यता को प्रकट करने में सहायता करती है जो व्यक्ति के पास पहले से है या जो उसने सर्वोच्च शक्ति या परमात्मा से प्राप्त की। मतलब शिक्षा में इतनी ताकत है कि वह जो चाहे, जैसा चाहे, उसके अंदर जितनी भी शक्ति है वो प्रकट हो सकती है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। उनका दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में छुपा होता है, जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों से उजागर और विकसित करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। मुझे बस 1 सेकेंड थोड़ा टाइम देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो देखिए, हम सभी की बात हो रही है, हम जो मानव होते हैं, हमारा विकास कैसे होता है उसकी दिशा पूछ रहा है। ठीक है, ये चक्री लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की ओर होती है। याद रखेंगे, जिसे हम सेफ्लोकॉर्डल डेवलपमेंट भी कहते हैं। मैंने सिद्धांत अगर देखेंगे तो मैंने एप्लीकेशन में दिखाया है, इसको डिटेल में बता देती हूँ। सेफ्लोकॉर्डल डेवलपमेंट होता क्या है? इसमें किसी भी बच्चों के विकास की जो दिशा होती है वो सर से पैर की ओर होती है। पहले बच्चा क्या करता है? अपना सिर संभालना सीखता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बाकी अंगों को संभालना सीखता है, और सबसे लास्ट में आप नोटिस किए होंगे कि बच्चा पहले हाथ से रपकता है, फिर धीरे धीरे टेबल या किसी के सहारे चलना प्रारंभ करता है, और सबसे लास्ट में उसके पैर का विकास होता है, तब जाके वो चलना और दौड़ना प्रारंभ करता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी बालक के विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की ओर होती है। थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इमेज के थ्रू देखेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है? सिर को संभालना सीखता है। ठीक है, पहले सिर को नहीं संभाल पाता। आप देखेंगे जब भी कोई छोटा बच्चा होता है पहले उसके सिर को ही संभालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो चीजों को पकड़ना स्टार्ट करता है, और सबसे लास्ट में वो अपने पैरों पर खड़े होना सीखता है। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है तो उसका दिशा जो होता है विकास का वो क्लियर हो जाता है कि चलो सिर से पैर की ओर जो विकास था वो हो गया। ठीक है, फिर ग्रोथ होने लगता है उसका। याद रखेंगे, ये सेफ्लोकॉर्डल डेवलपमेंट थ्योरी है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इमेज में देखेंगे, देखिए सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा है? सिर को संभाल नहीं पा रहा है, फिर थोड़ा धीरे से लेटे लेटे अपने सिर को संभाल रहा है, फिर अपने बाकी अंगों को, फिर ये थोड़ा सा हाथ के जरिए स्टैंड होने का प्रयास कर रहा है, फिर अब वो क्या कर रहा है? रपकना स्टार्ट कर रहा है, फिर थोड़ा बैठना प्रारंभ किया, फिर टेबल के सहारे वो खड़े होने का प्रयास कर रहा है, और लास्ट में उसका पैर, जब उसका पैर का विकास अच्छे से हो जाता है, जब हड्डी मजबूत हो जाती है, तब वो चलना स्टार्ट करता है, और चलने के बाद लास्ट में दौड़ना स्टार्ट करता है। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की। अब देखिए, इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया, जैसे जीन पियाजे जी ने बच्चों के मानसिक विकास के अनुसार सिद्धांत दिया था, वैसे ही वाइगोत्स्की इन्होंने समाज को ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत दिया कि बच्चों के विकास के लिए जितना मानसिक विकास जरूरी है उतना ही समाज बहुत जरूरी है। मतलब उनके मानसिक विकास के लिए समाज बहुत जरूरी है। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसे सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो देखेंगे, वाइगोत्स्की बच्चों के चलिए देखेंगे, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जहां पर वाइगोत्स्की है, आंख बंद करके सामाजिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। इन्होंने जितना भी अपना थ्योरी दिया है वो समाज के आधार पर, सामाजिक, सोशल, इस तरह से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखिए, यहां देख लीजिए पॉइंट्स। वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक, भाषा और रीति रिवाज और प्रथाएं, परिवार, कार्य आदि, ये सभी क्या है? समाज की इकाइयां हैं। ये प्रक्रियाएं क्या है? महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि बच्चे लगातार अपने साथियों और वयस्कों के साथ प्रतिदिन व्यस्तताओं में सीखते हैं, और अधिकतम की इस प्रक्रिया में चिंतन और ज्ञान का विकास होता है। उदाहरण ये है कि देखिए, जैसे किसी बच्चा अपना लैंग्वेज कैसे सीखता है? जो वो अपने घर में बोलते हुए सीखता है, देखता है, वही वो बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार
अगर उसके अंदर जो भी नैतिकता आ रही है, जो भी उसके अंदर संस्कृति देखने को मिल रही है, जो संस्कार देखने को मिल रहे हैं, किससे मिल रही है? समाज। समाज की एक छोटी इकाई क्या है? परिवार। तो परिवार से ही बच्चा सीखता है। तो वो वही कहना चाहते हैं कि बच्चों का जो भी विकास होता है उसमें समाज का विशेष योगदान होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।